अगर कोई मुकाबला हो या फिर कोई लड़ाई हो तो उसमें सामने वाले को कैसे पछाड़ा जाए, इसके लिए दो तरीके आजमाए जाते रहे। पहला तो ये होता है कि उसके मुकाबले अपने को खूब मजबूत कर ले, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि सामने वाले को कमज़ोर किया जाए, और ख़ास तौर से सामने वाला का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, यानी जो सबसे उसका मजबूत पक्ष है, उस पर अटैक किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। और कई बार क्या होता है कि ये दोनों तरीके आजमाए जाते हैं। अब चुनाव मिल्कीपुर का है ही ऐसा, और चूंकि पिछले विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव एक तरीके से बीजेपी के मुकाबले पिछड़ गए थे, इसीलिए इस बार योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम से मुकाबले के लिए वो इन दोनों तरीके पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। राजनीति का हाल वही है जो असली मुकाबले का होता है। हर तरीके आजमाए जाते हैं। अखिलेश यादव ने अब तक मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक कई तरह के प्रयोग किए, हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग किया। सबसे हिट वाला उनका फार्मूला रहा पीडीए का पिछले लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा के जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, तो उसमें मामला थोड़ा फीका रह गया। अब मिल्कीपुर से बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद कोई उपचुनाव है नहीं 2027 से पहले। तो उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने अपने सामने वाले को यानी योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति की लाइन लेंथ बदल दी है, और अब वो चोट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सबसे मजबूत छवि की। जब मैं योगी आदित्यनाथ की बात करता हूं, यूपी के मुख्यमंत्री की, तो उनकी छवि क्या होती है? फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता की, भगवे कपड़े में, और इससे उनकी इमेज बनी है। और इसी इमेज के चलते वो गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे, कई बार बीजेपी यानी जो उनकी पार्टी है उससे भी उनकी अनबन रही। 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और अभी तक वो चल रहे हैं। लेकिन इस बार वो कहते हैं ना कि कस्तूरी मृग, जो हिरण की नाभि पर अटैक करना, तो इस बार अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाली छवि पर ही अटैक करने का, जो जो उनके मजबूत पॉइंट्स हैं, स्ट्रांग पॉइंट है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए वाला उनका फार्मूला सेट है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सामने वाले का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो है हिंदुत्व का, सनातन का, तो वो इसी कोशिश में लगे हैं कि इसको कमजोर किया जाए। और ये जो उनकी रणनीति है, जिस पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो काम कर रहे हैं, और बड़े समझदारी से काम कर रहे हैं, फूंक फूंक के और किस्तों में, पहले कुछ नई बात लाते हैं, फिर नई बात लाते हैं, और इस तरीके से वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताने और जताने की देश की और यूपी की जनता को ख़ास तौर से वो कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है ना, वो छवि असली नहीं है, और इसी को तोड़ने में लगे हैं। जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो कुछ छवि उनकी बनी हुई है कि वो सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कुर्सी तक को भी दांव पे लगा सकते हैं। एक उनके बारे में रहा है कि वो सवेरे 3-4 बजे ही उठ जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं। इस पर भी अखिलेश यादव उनके बीच में काफ़ी जुबानी जंग हो चुकी है। दूसरा ये है कि उनकी छवि में जाति का भेद हटता है, और पूरा हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके साथ जुड़े, ऐसी छवि योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाई जाती रही है, और उनको इस तरीके से पेश किया जाता रहा है। मामला तो था, या फिर यूं कह लें मौका तो था लोकसभा में बजट पर अपनी बात रखने का, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाया अखिलेश यादव ने, और निशाने पर कहीं न कहीं सबसे पहले तो मिल्कीपुर का उपचुनाव था, और एक मौका मिला उन्हें प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ का। देखिए, पहली बार मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने, जो एक है ना कि भाई योगी आदित्यनाथ का तो कोई नहीं है, जो उनके बारे में कहा जाता रहा है कि उनकी माँ एक सामान्य महिला हैं, उनकी बहन चाय की दुकान चलाती हैं, सब्जी बेचती हैं, उनके भाई नॉर्मल हैं, मतलब
उनका परिवार जो है पूरा यूपी का परिवार है। तो उस परिवार पर और सामने में अखिलेश यादव के लिए एक छवि बनाई जाती है कि अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, उनके चचा शिवपाल यादव, उनके चचा रामगोपाल यादव, उनके चचेरे भाई अंशुल, माफ़ करिएगा आपको, अंशुल यादव भी जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके एक चचेरे भाई सांसद, यानी परिवार ही पार्टी है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव बनाया, यहाँ तक कि भी कहा कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए सोचते हैं और थोड़ा बहुत हुआ यादवों के लिए भी नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ परिवार की सोचते हैं। जब करहल का चुनाव था तब ये बात बहुत जोर शोर से उठाया गया। हालांकि करहल के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी की जीत ही हुई, उनके परिवार का सदस्य चुना गया। अब अखिलेश पलटकर उस छवि को, योगी आदित्यनाथ की उस छवि को तोड़ने में लगे हैं। वो कहते हैं कि परिवारवाद तो असली वहाँ है। पहले गोरखनाथ मंदिर के महंत, गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ जी थे और उनके भांजे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर वो भांजे नहीं होते तो फिर योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में कोई दूसरा काम कर रहे होते, आज इस पोजीशन में नहीं होते। अब जो एक सनातन को लेकर के कि सनातन धर्म के रक्षक हैं, अब उसमें यह किया जा रहा है, अपनी छवि बनाई योगी आदित्यनाथ की कि सनातन धर्म के वो रक्षक हैं। तो अब ये महाकुंभ के बहाने ही उनकी इस छवि को, जो ये भगदड़ मचा और जो सरकारी आंकड़ा बताया गया है कि 30 लोगों की मौत हुई है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि जो सरकार हर 2 घंटे पर संगम में कितने लोग स्नान करने आते हैं उनकी संख्या बताती है, वो 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उसमें घंटों बाद उसने संख्या बताई 30, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक ये नहीं बताया कि वो 30 लोग कौन हैं, ना उनके पते के बारे में, ना उनके नाम के बारे में। और इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर पाप कर रही है योगी सरकार और उनके अधिकारी, और यही बता रहे हैं। और सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा कि सदियों से महाकुंभ, जैसे कुंभ कहिए, एक परंपरा चली आ रही है। जो अखाड़े स्नान करते हैं उन सभी अखाड़ों का एक समय होता है, उसी समय के हिसाब से वो अखाड़े संगम में डुबकी लगाने जाते हैं और फिर वो लौट भी आते हैं। तो कहा गया कि ये सनातन धर्म की जो परंपरा सदियों पुरानी है, वो वही योगी आदित्यनाथ के ज़माने में ये सनातन परंपरा टूट गई। कई सारी बातें कही गई लोकसभा में, जिसमें एक सनातन परंपरा वाली बात थी। फिर ये था, एक लाइन उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने लोकसभा में बोलते हुए कि परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। उन्होंने 3 बड़ी मांगे की हैं कि ये जो महाकुंभ में भगदड़ हुई है इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिन लोगों ने आंकड़े छुपाए उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया जाए, और जो खोया पाया केंद्र है, उनका ये कहना है कि अब भी सैकड़ों हजारों लोग जो है बिछड़े हुए हैं, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी का पोता, किसी का भतीजा, किसी के दोस्त, ये बिछड़े हुए हैं। तो ऐसे खोया पाया केंद्र को सेना के हवाले कर दिया जाए। अब ये सब मांग क्यों और कैसे? बात तो बजट की हो रही थी, लेकिन सामने में दिख रहा है मिल्कीपुर का उपचुनाव। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, जब दोनों तरफ से योगी आदित्यनाथ 6-7 बार जा चुके मिल्कीपुर, इधर अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने वहाँ प्रचार किया, डिम्पल ने वहाँ रोड शो किया। अब ये कहा जा रहा है, देखिए, पीडीए के फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव में उनको अच्छे रिजल्ट मिले, अब आगे क्या? तो मैंने कहा ना कि 2 तरीका होता है। अपना तो उन्होंने मजबूत कर लिया, जो MY फैक्टर था, मुस्लिम और यादव, लेकिन उस पर एक वोट शेयर के बाद उनकी बात बढ़ नहीं रही थी, और इसीलिए 2022 में तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों से के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार नहीं बना पाई। तो अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया, और वो प्रयोग काफ़ी कामयाब रहा लोकसभा चुनाव में, जो पीडीए का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहिए। लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि उतने से बात नहीं बनेगी, और इसीलिए जो 2027 का विधानसभा उनके लिए वो करो या मरो, डू और डाई वाली जो बात कही जा रही है, क्योंकि 2017 से ही समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, और लंबे समय से अगर पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो उसका नुकसान होता है, धीरे धीरे उसके नेता टूटने लगते हैं। अब दूर हम क्यों जाएं, मायावती जी का एग्जाम्पल देख लीजिए। 2007 से 2012 तक वो यूपी के मुख्यमंत्री थी, 5 साल। इससे पहले वो 3 बार और भी मुख्यमंत्री थी, लेकिन कम कम समय के लिए।
अब जब से वो सत्ता से बाहर रही हैं, आज की तारीख में देखिए क्या हाल है उनकी पार्टी का। उन लोकसभा में उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। अभी जो बीते लोकसभा चुनाव में कहीं खाता नहीं खुला। यूपी विधानसभा जहाँ कभी राज होता था बहन जी का, उनके कहने से सुबह होती थी, शाम होती थी, आज उनकी पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह हैं। तो सत्ता से बहुत दूर रहने पे क्या है, धीरे धीरे लोग पार्टी से कटने लगते हैं। कांग्रेस की भी हालत यूपी में देखिए ना, भले अभी लोकसभा चुनाव में हो गया, कितने दशकों से वो सत्ता में नहीं है और पार्टी की हालत क्या हो गई। जो सालों तक सत्ता में रही, अब उसको पूछने वाला कोई नहीं। तो क्या कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं ना, देखिए चुनाव क्या होता है, चेहरों के बीच चुनाव होता है। मिल्कीपुर का चुनाव वो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान से ज़्यादा बड़ा चुनाव अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ का है। प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा, कई सरकारें बनने में उनके साथ वो रणनीतिकार रहे। कई राज्यों में अरविंद केजरीवाल, जहाँ दिल्ली में अभी चुनाव हो रहा है, पिछली बार वही उनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। इससे पहले बंगाल में ममता बनर्जी, अभी चुनाव हुआ, इससे पहले जो हुआ उसमें भी साथ में थी, जगन मोहन रेड्डी के साथ रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, बीजेपी के साथ भी रहे। तो प्रशांत किशोर से एक बार चर्चा हो रही थी कि जब आपको कोई कहता है कि भैया लीजिए अब हमारी रणनीति आप बनाइए, तो आप करते क्या है? बोले सबसे पहला होमवर्क जो है ना, मैं उस पार्टी का चेहरा ढूंढता हूँ, क्योंकि कोई भी चुनाव जो होता है ना वो चेहरे पर होता है। ये हिंदुस्तान में यही है, संगठन कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अब बीजेपी का संगठन तो मजबूत था ही, यही आरएसएस भी थी और यही बीजेपी भी थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा आया तो 2014 के बाद क्या हुआ, बीजेपी का विस्तार देखिए कहां से कहां पार्टी पहुंच गई। तो एक चेहरे की जरूरत होती है, आदमी उसी चेहरे को देखकर वोट करता है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सबसे पहले चेहरा ढूंढते हैं, उस चेहरे के हिसाब से रणनीति बनाते हैं और सब कुछ, और सबसे बड़ा फोकस में जो रहता है वो चेहरा होता है। हम उसी चेहरे के इर्द गिर्द अपनी सारी तैयारी करते हैं। अखिलेश यादव ने उसी बात को पकड़ लिया है। हालांकि दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं, अखिलेश यादव प्रशांत किशोर के, दोनों साथ में काम भी कर चुके हैं। आपको याद होगा 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी यूपी में विधानसभा का। प्रशांत किशोर तब कांग्रेस के साथ थे तो इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी के साथ भी थे, सीटों के बंटवारे तक पे बातचीत करते थे प्रशांत किशोर। तो अखिलेश यादव ने क्या किया है, इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर फोकस किया है। वो बीजेपी से ज्यादा हमला किस पर कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर। वो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा कि जब तक इस चेहरे के तिलिस्म को, इस चेहरे पर अगर हम अटैक नहीं करते हैं, इस चेहरे की छवि को कमजोर नहीं करते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। उस चेहरे की और उस छवि में सबसे मजबूत पॉइंट जो है वो है उनका फायर ब्रांड हिंदुत्व वाला चेहरा, और जिसके बदौलत योगी आदित्यनाथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए सारी बातें जो की जा रही है, यही बताने के लिए जो आरोप पहले नहीं चिपक सकते थे योगी आदित्यनाथ पर, वो मौका मिला है उनको महाकुंभ में हुई भगदड़ का, और उसी मौके को पाकर उन्होंने उनको उन सारी चीज़ों को, जो कभी कहा जाता था ना, अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कहा जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई, वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, तो उसके मुकाबले में सफाई में वो शिव मंदिर बनवा रहे हैं। तो पूरी तैयारी जो है योगी आदित्यनाथ की उस छवि को कमज़ोर करने की, और जब तक वो छवि कमज़ोर नहीं होगी तब तक अखिलेश यादव का रास्ता आगे का नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वो तमाम बातें, हालांकि आज उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में धांधली की तैयारी की जा रही है, जो बीएलओ हैं वो मरे हुए लोगों, जो वोटर हैं मिल्कीपुर में जो वोटर मर चुके हैं, उनके घरों पर पर्ची पहुंचाई जा रही है ताकि उनके नाम पर गलत तरीके से वोटिंग, बोगस वोटिंग हो जाए। और जहां पहुंचाए जो लोग जिंदा हैं, जिनको वो पर्ची दी जा रही है बीएलओ की तरफ से, वहां पर क्या किया जा रहा है, तो वहां पर बीजेपी का पर्चा भी साथ में दिया जा रहा है कि फलाने को वोट करें। एक बहुत बड़ा चुनाव है मिल्कीपुर का, जैसे दिल्ली का चुनाव क्या है, बिल्कुल किसी को ये कह पाने में अभी स्थिति में नहीं है कि वहाँ क्या होगा। जो 10 से 11 साल तक वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब वो मुकाबला वहाँ दिलचस्प हो गया है। उसी तरीके से मिल्कीपुर जो हमेशा से ही एक तरीके से बीजेपी के लिए मुश्किल सीट रही है, लेकिन इस बार वहाँ कांटे की लड़ाई है। वहाँ अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रोने से धोने से लेकर उन्होंने हर दांव आजमाया, और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। और असली लड़ाई अब आ गई चेहरे की, और सबसे मजबूत पक्ष
योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले पर अब प्रहार कर अखिलेश यादव मिल्कीपुर के चुनाव की नैया पार लगाने की कोशिश में है। अब आपसे बस एक ही सवाल है, अगर हम कह दें, पूछें सबसे बड़ा सनातनी कौन, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।